जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित वाजपेयी एक बार फिर से हाजिर हुआ हूं आपके बीच और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको अक्सर पढ़ने के बाद लोग भूल जाते हैं और बहुत ज़्यादा इसको रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन पॉलिटी जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये रटने वाला सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। इसको आप जितना बेहतर समझ पाएं, जितना बेहतर आप इसको डिकोड कर पाएं, जितना बेहतर आप इसको तोड़ के पढ़ पाएं, उतना बेहतर होगा, क्योंकि रटेंगे तो 2 दिन 10 दिन, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 1 महीने में आप इसको भूल जाएंगे। तो मैं आपको जो यहाँ पे पढ़ाऊंगा, मेरा जो आपको अप्रोच होगा यहाँ पे पढ़ाने का, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। मैं यहाँ पे शब्दों को तोड़ के आपको पढ़ा दूंगा। अगर एक बार आप ढंग से यहाँ पे इस पॉलिटी सेगमेंट को पढ़ लेते हैं तो बार बार आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी ये जो लेक्चर होगा बिल्कुल एक पॉलिटी का इंट्रोडक्शन क्लास होगा, यहाँ पे कह सकते हैं हम। बिल्कुल बेसिक सी चीजें बात अभी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो ब्रीफ, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको मैं डेप्थ में लाता रहूंगा। ये बिल्कुल ब्रीफ है, छोटा सा लेक्चर है। तो समझते हैं क्या होता है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। शुरुआत कहां से करनी है? पहले संविधान पढ़ने से पहले आप जान लीजिए कि संविधान होता क्या है। संविधान की अगर मैं बात करूं तो इस शब्द को हम पहले लिखते हैं संविधान। संविधान। अब हम क्या करेंगे, इस शब्द को तोड़ देंगे। अगर मैं इस शब्द को तोड़ूं तो ये 2 पार्ट्स में टूट जाता है। कौन कौन से पार्ट्स हैं ये? पहला पार्ट है हमारा क्या? सम। क्या है? सम। और दूसरा जो पार्ट है वो क्या है हमारे पास? विधान। क्या है? विधान। पहला पार्ट है सम और दूसरा पार्ट जो हमारे पास है वो है क्या? विधान। सिंपल सी बात अगर मैं आपसे कहूं कि सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है समान। क्या होता है? सम का मतलब होता है समान। और विधान जो वर्ड है ये लिया गया किससे? विधि से। किससे लिया गया है? विधि से लिया गया है। आप एक चीज यहां पे देखते होंगे, विधि। अक्सर जो नेता होते हैं, जो मंत्री होते हैं, वो अक्सर कहते हैं मैं विधि के समक्ष ऐसी शपथ लेता हूं। तो विधि का मतलब होता है नियम, नियम और कानून। नियम और कानून। विधि का मतलब क्या होता है? नियम और कानून। सिंपल सी बात अगर मैं आपसे कहूं कि संविधान क्या है, तो संविधान जो है इसको मैंने 2 पार्ट्स में तोड़ा, एक सम और दूसरा विधान। कहने का मतलब, सम का मतलब है समान और विधान का मतलब होता है विधि, शब्द से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ होता है नियम और कानून। कहने का मतलब सिंपल सी चीज यहां पे निकल के क्या आ रही है? इसका मतलब यह निकल रहा है कि नियम और कानूनों का ऐसा समूह जो सबके लिए समान है। नियम और कानूनों का ऐसा समूह जो सबके लिए समान है, वही क्या है? संविधान। संविधान जो होता है किसी भी देश की संरचना होता है। क्या होता है? देश की संरचना होता है। संविधान किसी भी देश की संरचना होता है। बात करें राज्य व्यवस्था की, और इस देश को संचालित करने के लिए जो व्यवस्था अप्लाई करी जाती है उसी को हम कहते हैं राज्य व्यवस्था या फिर पॉलिटी। अब मैं बात करूं जो संविधान है, संविधान में देश को देश नहीं बोला गया है। संविधान में देश को बोला गया है क्या? राज्य। क्या बोला गया है? राज्य। संविधान में किसी भी राष्ट्र को, किसी भी नेशन को, किसी भी देश को बोला गया है क्या? राज्य कहा गया है। तो आइए पहले हम बात करते हैं कि राज्य होता क्या है, इसके कौन कौन से अंग होते हैं, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है देश या फिर राज्य। बिल्कुल याद करके रखना इस बात को आपको कि संविधान में किसी भी देश के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, तो देश को कहा गया है संविधान में राज्य। क्या कहा गया है? देश को कहा गया है राज्य। गुड। अब यहां पे हम बात करने वाले हैं कि ये राज्य होता क्या है, कौन कौन से इसके प्रमुख अंग होते हैं। राज्य। राज्य, पहली बात आप लोग मुझे बताओ, राज्य को ही हम क्या कहते हैं? देश। देश ही हमारा क्या है? राज्य है।
इसके अंग कौन कौन से हैं? सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल आप लोग थोड़ा सा माइंड का यूटिलाइजेशन करिए, माइंड को थोड़ा सा अप्लाई करिए, थोड़ा सा इस्तेमाल करिए और अब मुझे बताइए कि राज्य में या फिर देश में है क्या? लोग हैं। लोग का मतलब क्या? जनसंख्या है। क्या है? जनसंख्या। राज्य में पहला जो अभिन्न अंग है वो क्या है? जनसंख्या है। दूसरा, अब ये जनसंख्या जो है क्या ये आसमान में रहती है, आकाश में रहती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको रहने के लिए एक निश्चित भूभाग की आवश्यकता होती है। तो दूसरा भाग क्या है? भूभाग है। दूसरा क्या है? भूभाग। तो इसको रहने के लिए, जनसंख्या को रहने के लिए किसकी आवश्यकता है? भूभाग की आवश्यकता है। अब जनता भी आ गई और उसके रहने के लिए स्थान भी मिल गया, लेकिन केवल जनता अगर अकेले ऐसे ही रहने लगे तो जंगल राज आ जाएगा। जनता कुछ भी करेगी, कहीं पर कोई भी अपराध करेगी और इनको रोक टोक करने के लिए कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो जनता को नियंत्रित करने के लिए, जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए यहां पे एक अभिन्न अंग होता है जिसको जनता ही चुनती है। इसको हम कहते हैं क्या? सरकार। क्या कहते हैं? सरकार। तीसरा जो अभिन्न अंग है ये क्या है? सरकार। अभी तक ये राज्य नहीं बना इन तीन चीजों से। इस राज्य को राज्य बनाता कौन है? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो वो है संप्रभुता। क्या है? संप्रभुता। संप्रभुता। संप्रभुता ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखनी है आपको कि कोई भी राज्य कब राज्य का दर्जा हासिल करता है? जब उसमें संप्रभुता का लक्षण पाया जाता है, तभी वो राज्य का दर्जा हासिल कर पाता है। राज्य से मतलब किसका है? देश से है, राष्ट्र से हो। यहां पे संप्रभुता क्या होती है उसको एक नजर में हम देख लेते हैं। संप्रभुता, संप्रभुता सिंपल सी बात में अगर मैं बात करूं किसकी? संप्रभुता की, तो संप्रभुता का मतलब होता है जो अपने आप में सर्वशक्तिशाली है, जो अपने आप में संपन्न है, जो अपने आप में प्रभु है, जो अपने आप में नाथ है, जो अपने आप में सबसे बड़ा है, वही क्या है? संप्रभु। कहने का मतलब ये किसी का आदेश, ये किसी का आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन आदेश देने के लिए इसके पास क्षमता होती है। ये आदेश दे सकता है लेकिन आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है। जो किसी को आदेश दे दे या फिर उसका आदेश मानने के लिए बाध्य ना हो, वही क्या है? संप्रभु है। तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। कहने का मतलब अगर अमेरिका चाहे वो भारत से कोई जबरदस्ती कोई बात मनवा ले तो बिल्कुल नहीं मनवा सकता है। क्यों? क्योंकि जब भारत चाहेगा तभी वो उसकी बात को मानेगा और नहीं चाहेगा तो नहीं मानेगा। तो पहली बात, इसने आदेश नहीं माना। दूसरा, आदेश देता किसको है? केंद्र सरकार जो होती है ये राज्य सरकारों को आदेश दे सकती है। इसलिए भारत जो है एक क्या है? संप्रभु देश है और ये अपने आप में राज्य भी है। बात तो हो गई राज्य की। अब मैं बात करूं कि राज्य तो है और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज होती है इसके बाद वो होती है प्रांत। क्या होती है? प्रांत। तो प्रांत की हम थोड़ी सी बात यहां पे कर लेते हैं। प्रांत क्या होता है? प्रांत, प्रांत, प्रांत जो आजकल की भाषा में जिसको हम राज्य कहते हैं आगे, हालांकि मैं इन सब चीजों को बताऊंगा कब कौन सा राज्य होता है, कौन प्रांत होता है, प्रांत को कब राज्य बोला जाता है, वो सब चीजें मैं कराऊंगा। नो नीड टू वरी हियर। एक एक चीज बेसिक से मैं कराऊंगा, बस थोड़ा सा भी मैं आपका ब्रीफ तैयार करा दूं, फिर मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉलिटी की बुक्स हैं वो भी कराऊंगा, जैसे एम लक्ष्मीकांत भी कराऊंगा मैं आपको। प्रांत की बात करूं मैं, प्रांत जो है ये क्या है? प्रांत में अब सिंपल सी बात वही चीजें आएंगी। प्रांत में रहते कौन से हैं? लोग रहते हैं और लोगों को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। अब इस जनसंख्या को रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इसको रहने के लिए भूभाग की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? भूभाग की आवश्यकता होगी। अब यहां पे जनता भी आ गई, भूभाग भी आ गया, फिर से जंगल राज शुरू हो जाएगा। इसलिए इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए यहां पर कौन होती है? वहां की स्तरीय सरकार। क्या होती है? यहां पे सरकार होती है। आगे की बात करते हैं। प्रांत जो होता है, प्रांत में संप्रभुता का लक्षण नहीं पाया जाता है। तो राज्य की एक छोटी सी डेफिनेशन हम और देख लेते हैं कि राज्य क्या होता है। राज्य, राज्य बराबर अगर मैं बात करूं तो प्रांत, प्रांत में जब संप्रभुता जुड़ जाती है, संप्रभुता जुड़ जाती है तो उसी को हम क्या कह देते हैं? उसी को हम कह देते हैं राज्य।
ठीक है, बेहतर है, इतनी बात मुझे उम्मीद है कि सबको समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि जीरो से हीरो लेवल का मैं आपको पढ़ाऊं। अगर आपने किताब आज तक नहीं भी खोली है तब भी आप इन चीजों को टैकल कर पाए, समझ पाए, पढ़ पाए। आगे मैं बात करने वाला हूं कि जो संविधान है इसके अंग कौन कौन से हैं। संविधान के अंग कौन कौन से हैं? तो संविधान के हमारे 3 प्रमुख अंग हैं। आइए इन पे चर्चा कर लेते हैं कि 3 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। पहला जो प्रमुख अंग है वो क्या है? वो है विधायिका। पहला जो अंग है वो क्या है? विधायिका। दूसरा जो अंग है वो क्या है? कार्यपालिका। दूसरा जो अंग है वो क्या है? कार्यपालिका। तीसरा जो प्रमुख महत्वपूर्ण अंग है वो क्या है? वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका, जुडिशरी। आइए बात करते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की। विधायिका जो होती है ये क्या होती है? विधायिका यहां पे हम 2 टाइप से पढ़ेंगे, कौन कौन क्या करता है। पहली बात, अगर ये विधायिका केंद्र स्तर पे काम कर रही है, किस स्तर पे? केंद्रीय स्तर पे काम कर रही है, तो इसको हम कहते हैं क्या? संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। अगर ये विधायिका क्या कर रही है? राज्य स्तर पे काम कर रही है, प्रांत स्तर पे काम कर रही है, तो इसको हम कहते हैं क्या? विधानमंडल। क्या बोलते हैं? विधानमंडल। सिंपल सी बातें याद रखनी है। कोई भी विधायिका, केंद्र की विधायिका क्या कहलाती है? संसद कहलाती है, और जो प्रांत की विधायिका होती है उसको हम क्या कहते हैं? विधानमंडल कहते हैं। इसमें यहां पे एक होती है स्थानीय विधायिका। स्थानीय विधायिका में 2 चीजें आती हैं, उसमें एक होता है नगर पंचायत और दूसरा होता है क्या? ग्राम पंचायत। आइए बात करते हैं कि यहां पर विधायिका का काम क्या होता है। तो जो विधायिका का काम होता है ये कानून बनाने का होता है। कानून बनाने का काम। कानून बनाने का काम कौन करता है? तो यहां पर कानून बनाने का काम करती है विधायिका। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना आप लोग, कोई भी कानून तब तक कानून नहीं माना जाता है जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर ना हो। जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर ना हो, अगर राष्ट्रपति उस कानून पर हस्ताक्षर कर देता है तो वो कानून बन जाता है। अगर उस पर हस्ताक्षर नहीं करता है तो वो कानून नहीं बनता है। तो कोई कानून तब बनता है जब राष्ट्रपति उस पे हस्ताक्षर कर दे। आगे की चीज पढ़ते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका को अगर हम तोड़ें तो इसका मतलब निकल के क्या आएगा? कार्य का पालन। क्या? कार्य का पालन। अभी नियम बन चुका है, कानून बन चुका है अगर कानून, तो यहां पर कानून का पालन कराने का काम किसका है? तो कानून को पालन कराने का काम है किसका? कार्यपालिका का। तो कार्यपालिका का अगर काम पूछा जाए तो ये क्या करता है? कानून का पालन कराना। कानून का पालन कराना। कानून का पालन कराने का काम किसका होता है? तो कानून का पालन कराने का काम होता है कार्यपालिका का। अभी कानून बन गया है, कानून का पालन कराया जा रहा है, और यहां पे कुछ ऐसे बंदे भी निकल के आते हैं कि जो कानून को मानने से इनकार कर देते हैं कि नहीं भाई साहब, ये कानून बेशक बन चुका है लेकिन हम इसको मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं, हम नहीं मानेंगे। तो उसके लिए क्या है? न्यायपालिका है। उस कानून के, इसके खिलाफ यहां पे जो शिकायत होती है वो कहां पे की जाती है? न्यायपालिका में की जाती है। तो न्यायपालिका का काम क्या है? इसका काम है न्याय करना। इसका काम क्या है? तो इसका काम है न्याय करना। न्याय करने का काम किसका है? न्यायपालिका का है। इसमें महत्वपूर्ण चीज जो याद रखनी है आपको, वो क्या याद रखनी है कि जो न्यायपालिका है यह एक एकीकृत व्यवस्था है। क्या है? एकीकृत व्यवस्था है। मतलब इसके भेद नहीं होते हैं, इसके पार्ट नहीं होते हैं, ये एकीकृत व्यवस्था है एक। अब यहां पे समझिए आप मेरी बात। न्यायपालिका जो है ये क्या, किस लिए होती है? शिकायतों को सुनने के लिए, उनका निवारण करने के लिए
और साथ ही साथ न्याय करने के लिए। तो इस न्यायपालिका में जो सबसे ऊपर होता है, टॉप पे होता है, वो क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहने का आशय क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? ये न्यायपालिका का सबसे अभिन्न अंग है, सबसे बड़ा अंग है, टॉप पे है, चीफ है, हम कह सकते हैं, नंबर 1 पे है और संविधान का संरक्षक भी है। ठीक। दूसरा जो इसका अंग होता है सर्वोच्च न्यायालय के जो नीचे होता है वो क्या होता है? राज्यों के या फिर प्रांतों के उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय जो होता है ये कितने नंबर पे आता है? तो ये दूसरे नंबर पे आता है। और इसके नीचे जो आता है वो क्या आता है हमारा? वो आता है जिला न्यायालय। जिला न्यायालय। जिला न्यायालय मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और ये क्या है हमारा? ये है हमारा हाई कोर्ट। ये 2 नंबर पे और ये तीसरे नंबर पे आता है। तो एक चीज यहां पे याद रखना कि अगर जिला न्यायालय ने आपको कोई निर्णय दिया, आप उस निर्णय से सहमत नहीं हैं, उस निर्णय से आप खुश नहीं हैं, तो आप वहां पे उसकी शिकायत कहां पे कर सकते हैं? उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। मतलब जिला न्यायालय के खिलाफ जो शिकायत होगी, उसके खिलाफ जो केस होगा, वो आप कहां पे करेंगे? वो आप करेंगे उच्च न्यायालय में। मतलब कि आप अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जिला न्यायालय के निर्णय से खुश नहीं है तो कंप्लेन कहां पे आप कर सकते हैं? दोबारा से फाइल वहां पे आप हाई कोर्ट में कर सकते हैं। कहां पे? उच्च न्यायालय में। कहां पे? उच्च न्यायालय में। ठीक है, बढ़िया। आगे की बात करें, अगर हाई कोर्ट के निर्णय से भी आप सहमत नहीं हैं तो इसके खिलाफ आप शिकायत कर सकते हैं। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या? सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय में आप कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी भी आप सहमत नहीं है कि नहीं हमको तो केस लड़ना है भाई साहब, हमको तो केस लड़ना है, अपन को तो निर्णय से मतलब ही नहीं, अपन को तो केस लड़ना है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कहां पे याचिका डालेंगे? बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो याचिका होती है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में डाली जाती है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में ही डाली जाती है। कैसे? अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट में किसी एक जज ने आपको निर्णय दिया, आप उससे सहमत नहीं हैं, तो आप कहां पे जा सकते हैं? डबल बेंच में जा सकते हैं। कहां पे जा सकते हैं? डबल बेंच में जा सकते हैं, दोहरी बेंच में जा सकते हैं। डबल बेंच का मतलब क्या? अब यहां पे 2 जज होंगे, वो आपको निर्णय देंगे। अगर आप इससे भी नहीं सहमत हैं तो आप यहां पे तीसरी बेंच में जा सकते हैं। तीसरी बेंच का मतलब क्या? इसमें 3 जज होंगे। इसमें क्या होगा? 3 जज होंगे। अगर फिर भी सहमत नहीं है कि नहीं अपन को तो केस लड़ना है, तो आप चौथी बेंच में जा सकते हैं जहां पर 4 जज हैं। अभी हाल ही में जो हमारे ज्वलंत मुद्दे थे, जैसा कि राम मंदिर का मुद्दा था और साथ ही साथ आपका ट्रिपल तलाक का मुद्दा था, इसमें 5 जजों की बेंच बैठाई गई थी। तो वो 5 बेंच थी। आप अधिकतम कब तक केस कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में? तो जितने अधिकतम जज हैं उतने अधिकतम आप केसेस कर सकते हो। सिंपल सी बात अगर मैं आपसे कहूं, क्या सिंपल सी बात अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर आपके सुप्रीम कोर्ट में अभी तक मैक्सिमम जजेस कितने होते थे? 31 हुआ करते थे, लेकिन अब जजों की संख्या जो है वो कितनी है? तो 34 है। अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है? अब जजों की संख्या है आपकी कितनी? 34 जज। तो आप अधिकतम कौन सी बेंच पे जा सकते हैं? आप अधिकतम 34 जजों की बेंच तक केस लड़ सकते हैं। तो ये था हमारा थोड़ा सा बेसिक, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब मैं आपको कल की क्लास होगी या फिर जो नेक्स्ट लेवल की क्लास होगी उस पे क्या बताऊंगा थोड़ा सा जान लेते हैं, बाकी मैं आगे की क्लास में आपको चीजें कराता रहूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको बातें बेहतर और आसान तरीके से समझ में आ रही होंगी। आगे चलेंगे। अगला पॉइंट
क्या है अगला पॉइंट यहां पे, जब हम संसद पढ़ेंगे, संसद पढ़ेंगे तो संसद में हम क्या क्या पढ़ेंगे, संसद में कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो संसद के 3 हिस्से पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम क्या, लोकसभा, क्या पढ़ेंगे, लोकसभा। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, राज्यसभा, क्या पढ़ेंगे, राज्यसभा। तीसरा क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रपति। तो यहां पे संसद के कौन से प्रमुख अंग हैं, तो 3 प्रमुख अंग हैं, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि जो राष्ट्रपति होता है यह संसद का सदस्य नहीं होता है, सदस्य नहीं होता है, बस इसका एक अभिन्न अंग होता है। आपसे पूछा जाए, आपसे इस तरीके से सवाल पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है या फिर कौन सा कथन सत्य है। आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रपति संसद का सदस्य होता है, दूसरा राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है। इस टाइप के सवाल में आपके ऑप्शन बनेंगे, हालांकि मैं पॉलिटी के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो आपको याद रखना कि राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है। आपको मैं अगला टॉपिक हो सकता है राष्ट्रपति पे ही कराऊंगा, धीरे धीरे चीजें मैं आपको कराता रहूंगा। दैट्स ऑल, जय हिंद।